नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान रियाज खान की रावलपिंडी में पेशी के मुतल्लिक क्या बड़ी खबर आई है। इमरान रियाज खान ने अदालत में क्या दो अहम और हसास नोयत के नुकात बयान किए। अटक की अदालत एक मायूस कुन फैसला सुनाने पर क्यों मजबूर हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर क्या है। एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और आपको दो तहलका खेज ऑडियो टेप्स भी सुनवाएंगे। सबसे पहले आपको इमरान रियाज की रावलपिंडी में पेशी के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि अब इमरान रियाज खान के मुतल्लिक एक तशवीशनाक खबर आई है और यह तशवीशनाक खबर उस वक्त आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ की तवक्को उस तरह से पूरी नहीं हो सकी जिस तरह का मेयार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कायम किया था। लेकिन इमरान रियाज खान का जो केस सुना गया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में, उससे यह लगा कि कहीं ना कहीं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है वो भी किसी कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की सिचुएशन में है। लेकिन अब इमरान रियाज खान की कुछ नई तस्वीर वायरल हुई हैं, उनके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको दो जर्नल्स की तहलका खेज ऑडियो सुनवाते हैं। इन ऑडियोज का ताल्लुक इमरान रियाज खान से भी है, इन्हीं ऑडियोज का ताल्लुक GHQ के फैसलों से भी है और ये जो ऑडियोज हैं ये इंपोर्टेड हुकूमत से भी जुड़ी हैं। पहले आप ये ऑडियो सुनिए और फिर आपको इमरान रियाज खान की जो ताजा तरीन तस्वीर वायरल हुई हैं उनके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। लेकिन पहले आप ये ऑडियो सुनिए और इन ऑडियोज के चारों हिस्से आपने गौर से सुनने हैं ताकि आपको पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ सके। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है कि हमने अमेरिकन हेजमनी के अंदर रहना है या कि एक बाइज्जत कौम और बाइज्जत मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो हैं ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम SJ बार एंड एयर मार्शल मसूद,
ہم نے ایک میٹنگ کی جنرل باجوہ کے ساتھ، اور اس میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بڑا کلیئرلی یہ وعدہ کیا کہ اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 90 دن کے اندر اندر وہ الیکشن کروا دیں گے۔ آج ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ ان کا وہ وعدہ جو ہے وہ کدھر گیا؟ دوسری چیز جو ہے، جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو، وہ کوئی جھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں، رینڈ کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہے، انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس، اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز، particularly the army chief, should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، ہمارا ایز ایکس سروس مین، آرمی کا، آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا، ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں اور جو بھی ہم نے کرنا ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کریں۔ میرا نام لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ہے جی۔ میں بھی جنرل علی قلی خان کی طرح 4th جنریشن سولجر ہوں۔ میری 4تھی نسل ہے جو فوج میں اس وقت نوکری کر رہی ہے۔ میں اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس بھی رہا ہوں، اور میں نے کافی اپنے جو ہے عہدوں پر کام کیا اور اس ملک کی خدمت کی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ پریڈکٹڈ حالات تھے۔ جیسے بریگیڈیئر محمود صاحب نے بھی کہا اور جنرل علی قلی خان نے بھی کہا، یہ نوشتہ دیوار تھا، یہ صرف وقت کی بات تھی کہ ان کو کس طرح یہ ہوگا۔ پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کے خلاف آج سے نہیں، کل سے نہیں، بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا، اور بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری زندگی میں یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں تمام جو اس میں عناصر ہیں، جس میں بیرونی اور اندرونی لوگ شامل ہیں اس کے اندر، جنہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ اور یہ کوئی نئی کیا کہتے ہیں سائنس نہیں ہے کہ سب سے بڑا دھچکا جو دیا جا رہا ہے پاکستان کو وہ معاشی بدحالی ہے۔ یہ جو ہوگا یہ منبع ہوگا تباہی کا، اور معاشی بدحالی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور مار دھاڑ شروع ہو جائے۔ یہ نیریٹو کا حصہ ہے، اور جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو وہ کون سا سوال ہے جو ساری دنیا کی جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ پوچھیں گی؟ وہ کہیں گے آپ کے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ نامحفوظ ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور اس کے لیے بہانے اور ہیلے جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہیں۔ کوئی کہے گا UN کے حوالے کر دیں، کوئی کہے گا انٹرنیشنل مانیٹری میں لے آئیں، اور کوئی کہے گا NPT پر سائن کر دیں۔ سو ہمارا جو ہے اس وقت تمام لوگ، حکومت، عدلیہ اور افواج، تینوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں، اور جب تک ملیں گے نہیں یہ ملک نہیں نکلے گا۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں۔ رہ گئی حکومت، اس کے بارے میں سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے۔
جی आपने ये ऑडियो सुनी और अब आपको बताते हैं कि इमरान रियाज की रावलपिंडी में पेशी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। तो मामला यह है कि पहले अटक की अदालत में जब इमरान रियाज को पेश किया गया तो वहां एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, बड़ी गैर मुतवक्को किस्म की सिचुएशन वहां पर देखने को मिली, क्योंकि एक तो इमरान रियाज खान को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया, यानी एक सहाफी को बाकायदा तौर पर हथकड़ी लगाई गई, उसको जंजीरों में जकड़ा गया और इस तरीके से अदालत में पेश किया गया। लेकिन यहां सवाल ये उठा कि क्या इमरान रियाज कोई दहशतगर्द हैं, क्या इमरान रियाज कोई चोर हैं, क्या इमरान रियाज ने कोई करप्शन की है या उनके ऊपर कोई माली बेज़ाब्तियों के इल्जाम हैं। जिस तरह से इस इंपोर्टेड हुकूमत के जो किरदार हैं वो करप्शन में लुथड़े हुए हैं, तो क्या इस किस्म का कोई इल्जाम इमरान रियाज खान के ऊपर है। लेकिन एक सहाफी को जिस तरीके से हथकड़ी लगाई गई, एक सहाफी को जिस तरह से जंजीरों में कैद किया गया और इस हवाले से जो तस्वीर इमरान रियाज की सामने आई हैं, ये तस्वीर इस इंपोर्टेड हुकूमत को बहुत अरसे तक हॉन्ट करती रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद जो सीन सामने आए हैं उनमें देखा यह जा सकता है कि इमरान रियाज खान का जो मोरल था वो बड़ा हाई था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी और उनकी गिरफ्तारी से जो मकसद हासिल किया जाना था, लगता यह है कि वो मकसद कभी भी हासिल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यहां पर आपको यह भी बताते हैं कि अदालत के अंदर किस किस्म के 3 बड़े जबरदस्त किस्म के दलाइल जो हैं वो पेश किए गए इमरान रियाज के वकील की जानिब से, और उसके बाद फिर जज एक मायूस कुन फैसला सुनाने पर क्यों मजबूर हुए। और एक जुमला जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जज का, वो जुमला क्या था। तो मामला यह है कि इमरान रियाज के जो वकील हैं जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने सबसे पहली जो दलील दी वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उन्होंने कोट किया और ये कहा कि किसी और शहर में, यानी गुजरांवाला में एक दफा FIR होने के बाद किसी और शहर में इमरान रियाज के खिलाफ कानूनी तौर पर FIR नहीं हो सकती थी। उसके बाद इमरान रियाज के वकील का यह कहना था कि मुझे यह बताया गया है कि पाकिस्तान में अदालतें ऐसे नहीं चलती, यानी आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलती, इन अदालतों के फैसले भी कहीं और से आते हैं, लेकिन मुझे अब भी इस अदालत पर एतमाद है। जज साहब, आप गैर जानिबदाराना फैसला करें और अदालत पर अवाम का एतमाद बढ़ाएं। लेकिन यहां पर इमरान रियाज खान ने भी 2 नुकात अदालत में बयान किए, बहुत अहम नोयत के, बहुत हसास नोयत के, और इन्हीं नुकात की वजह से लगता यह है कि जिस मकसद की वजह से ये गिरफ्तारी की गई थी वो मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। क्योंकि इमरान रियाज खान का कहना यह था कि आप अगर मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो मुझे जेल भेज दें, लेकिन मैं जेल से जब बाहर आऊंगा तो फिर भी मैं वही करूंगा जो अब कर रहा हूं, यानी मेरा जो बयानिया है, मेरा जो सहाफी के तौर पर एक मौकफ है, मैं उस मौकफ पर कायम रहूंगा। लेकिन यहां पर जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इमरान रियाज के वकील से जो मुकालमा किया और जो एक जुमला बोला वो इस वक्त ट्विटर पर वायरल है। इस एक जुमले से पता चल जाता है कि इमरान रियाज के खिलाफ असल में केस किसने बनाया और ये केस कितना बोगस है। यानी एक जुमला ऐसा जो मजिस्ट्रेट ने अदालत में सबके सामने बोला, और मजिस्ट्रेट साहब जो है इन्होंने इमरान रियाज के वकील से मुकालमा करते हुए ये अल्फाज बोले कि आपने केस तो बड़ा अच्छा लड़ा, बड़े जबरदस्त दलाइल दिए और केस को मुकम्मल तौर पर इमरान रियाज के हक में भी कर दिया, लेकिन मेरा दायरा अख्तियार नहीं है कि मैं इमरान रियाज को कोई रिलीफ दे सकूं। और इसके अंदर मैसेज क्या छुपा हुआ था? बिटवीन द लाइंस मैसेज यही है कि इमरान रियाज को फिलहाल रिलीफ ना देने का कोई हुक्मनामा आया हुआ है। और उसके बाद अदालत ने सहाफी इमरान रियाज को रावलपिंडी पुलिस के हवाले कर दिया और इमरान रियाज के मुतल्लिक अब यह बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में उनको पेश किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।